वेलकम टू स्टडी गो विज़ीनत। आज इस वीडियो में हम बीएनएस का चैप्टर नंबर 17 कवर करेंगे। इस चैप्टर में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि थेफ्ट 303 से लेकर 307 में, एक्सटॉर्शन 308 में, रॉबरी एंड डिकॉइटी 309 से 313 में, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 314 से 315 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 में, सेविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी 317 में, चीटिंग 318 एंड 319 में, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी 320 से 323 में, मिसचीफ 324 से 328 में, क्रिमिनल ट्रेसपास 329 से 334 में। जल्दी से अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ऑफेंसेस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये आईपीसी में कौन से सेक्शंस में हुआ करते थे, अगर आपको याद है तो। बाकी ये जो मैंने अभी रेंजेस बताई हैं सेक्शंस की, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लो वीडियो को पॉज करके। तो अब अगर आपने लर्न कर लिया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, इससे अच्छा पहले ही कर दो। और हाँ, अगर आपको जो नोट्स मैं प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कि ये बीएनएस का है, मैंने बीएसए का भी बनाया हुआ है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है स्क्रीन पर, इसको आप सेव कर लो, इसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाना, वहाँ पर सब मेंशन है। तो जो भी नोट्स आपको परचेज करना है उसको सिलेक्ट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विज़ जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं काफ़ी सारी चीज़ों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थेफ्ट वाले ऑफेंस की, जिसके बारे में सेक्शन 303 से लेकर 307 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 303 के सबसेक्शन 1 में थेफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चोरी किया है, ऐसा तब कहा जाता है जब वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाने के लिए कहां से किसी अनदर व्यक्ति के पोजेशन से बिना उस अनदर व्यक्ति की कंसेंट के क्या करता है, मूव करता है, ताकि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जा सके। तो तब ऐसा कहा जाता है कि वो क्या किया है, वो किया है थेफ्ट। तो थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन किस चीज के लिए? किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए कहां से, किसी अनदर व्यक्ति के पोजेशन से बिना उसकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट के, या उसके द्वारा जो ऑथोराइज व्यक्ति है उसकी बिना एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट के, और ले जाने के लिए क्या किया गया है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया गया है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं जरूरी थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए, ये सब अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर 5 एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं जो और क्लियरिटी देते हैं थेफ्ट वाले ऑफेंस के बारे में। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये क्लियर कर रहा है कि जब तक कोई प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच्ड है तब तक वो सब्जेक्ट नहीं है थेफ्ट का। जैसे ही उसको अलग कर लिया जाए, क्योंकि जब कोई चीज अलग करी जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसको क्या करा गया है, मूव किया गया है। तो जैसे ही वो अलग कर ली जाएगी वो बन जाएगी फिर थेफ्ट का सब्जेक्ट। जैसे कि हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा हुआ है कि जो चीजें एम्बेडेड होती हैं अर्थ में और अर्थ का बन जाती है पार्ट, जैसे कि घर वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और उनके बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए जो चीजें उनमें हम लगाते हैं, जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां, ये भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब तक ये घर से अटैच्ड हैं, जैसे कि दरवाजे हो गए, क्योंकि जो चोर होते हैं वो कई बार दरवाजे भी उखाड़ के ले जा लेते हैं, तो जब तक घर से वो अटैच्ड हैं दरवाजे तब तक वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही दरवाजा उखाड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि उसको मूव कर लिया गया है, वो बन जाएगा क्या, थेफ्ट का सब्जेक्ट। सिमिलरली जो चीजें रूटेड है इन द अर्थ, जैसे कि ट्री वगैरह हो गए, जब तक वो जमीन में लगे हुए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उनको ले जाने के लिए पजेसर की कंसेंट के बिना उनको कट करा, क्या कर दिया आपने, थेफ्ट वाला ऑफेंस कर दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है कि जो चीजें कहीं पर रखी हुई हैं, लाइक कोई आइटम है, कोई आर्टिकल्स वगैरह है, उनको जब आप रिमूव कर रहे हो या उनको वहां से अलग कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, उनको मूव कर रहे हो। जिसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर ये चीज करने के पीछे आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है तो तब आप क्या कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो। जैसे कि आप किसी घर में गए, वहां पर टेबल पर कोई अंगूठी रखी है, तो आप क्या करते हो, उस अंगूठी को उठा लेते हो और उठा के कहीं छिपा देते हो ताकि आप बाद में उसको ले जा सको। तो जिस क्षण आपने उस अंगूठी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले जाने के लिए उठाया, आपने क्या कर दिया, थेफ्ट वाला ऑफेंस कर दिया। वहीं अगर कोई एनिमल है और वो कोई आइटम्स वगैरह कैरी किए हुए है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कैरी किए हुए है, तो आपने अगर उसको मूव करा
तो इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि आपने जो वो आइटम, जो प्रॉपर्टी वो कैरी किए हुए है, उसको भी मूव कर दिया। जैसे कि कोई घोड़ा गाड़ी है, उसके पीछे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उस घोड़ा गाड़ी को आपने किसी डायरेक्शन में मूव किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उस घोड़ा गाड़ी में सामान रखा था उसको भी आपने मूव किया। और ये चीज करने के पीछे इंटेंशन अगर आपका डिसऑनेस्ट था और ये चीज आपने बिना पजेसर की कंसेंट के करी, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने थेफ्ट किया। और जो कंसेंट है पजेसर की या उसके ऑथोराइज पर्सन की, वो हो सकती है एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। तो क्या क्या चीजें हैं जो थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए जरूरी हैं, उनको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेंस रे थेफ्ट वाले ऑफेंस में क्या होता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ले जाने का इंटेंशन, यहां पर है थेफ्ट का मेंस रे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी नौकर को एंट्रस्ट करा, सौंपा कोई प्लेट कि भाई तो इसका ख्याल रखना, एंड वो डिसऑनेस्टली उसको लेकर भाग गया, तो वो क्या कर दिया, थेफ्ट वाला ऑफेंस कर दिया। क्योंकि यहां पर उसका इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने का डिसऑनेस्ट इंटेंशन। वहीं अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के भी पोजेशन में नहीं है और उसको डिसऑनेस्टली या तो मिस एप्रोप्रिएट करा जाता है या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट करा जाता है, तो तब वो बन जाता है सेक्शन 314 में डिफाइंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाला ऑफेंस। वहीं अगर कोई प्रॉपर्टी आपको एंट्रस्ट करी गई थी कि भाई इसका ख्याल व्याल रखना, भरोसे के साथ आपको दी गई थी, वो प्रॉपर्टी आप डिसऑनेस्टली या तो मिस एप्रोप्रिएट करते हो या फिर कन्वर्ट करते हो अपने यूज के लिए, तो तब वो बन जाता है सेक्शन 316 में डिफाइन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। वहीं अगर आपको किसी बंद बॉक्स के साथ या किसी सील कवर्ड लिफाफे के साथ एंट्रस्टमेंट करा जाता है कि भाई खोलना नहीं है इसे, और आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ या फिर मिसचीफ करने की इंटेंशन से उसको खोल देते हो बिना किसी अथॉरिटी के, तो तब जो ऑफेंस बनता है वो बनता है सेक्शन 334 सबसेक्शन 2 वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ पैक करके भिजवा रहे हो, तो यहाँ पर एक एंट्रस्टमेंट आ जाता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि वो खोले ना उसे, आपके पार्सल को। बट अगर वो खोल दे बिना आपकी अथॉरिटी के, तो वो जाएंगे 334 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में। तो यहां पर मेंसरिया, हर एक ऑफेंस का आपने ध्यान रखना है किस ऑफेंस में क्या मेंसरिया है, उसके हिसाब से वो ऑफेंस बनेगा। तो थेफ्ट वाले ऑफेंस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने का, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन है। आपने कोई एक्ट करा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ऐसा तब कहा जाएगा जब आपने वो करा हो किसी को रॉन्गफुल गेन और किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की इंटेंशन से। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बट आप अपनी लैंग्वेज में कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। इससे ना आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। बाकी ध्यान ये रखना है कि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, जब आप कोई पर्टिकुलर चीज ले जा रहे हो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी उठाया ऐसा जो कि आपका नहीं है, बट भूलचुक से आपने बिलीव कर लिया कि आपका ही है और आपने उठा लिया, तो यहां पर आपका एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, तो फिर थेफ्ट ये होगा ही नहीं। बट जैसे ही आपको पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, फिर भी आप उसको रिटेन करके रखते हो और मिस एप्रोप्रिएट करते हो या फिर कन्वर्ट कर लेते हो अपने यूज के लिए, तो तब वो बन जाएगा क्या, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाला ऑफेंस। ओके, अगला इसेंशियल एलिमेंट है थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर, जो कि होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में बीएनएस में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंड एंड थिंग्स परमानेंटली अटैच टू द अर्थ और टू ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, इनको छोड़ के सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इससे कुछ क्लियर हो रहा है नहीं ना, इसलिए हम जाएंगे अदर इनैक्टमेंट में, लाइक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 में, जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। कह रहे हैं कि इसमें इंक्लूड होता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ट्रीज में लगे हुए फ्रूट, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्शन 303 में, उनको ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करनी है। क्योंकि बात बस इतनी सी है, जब तक कोई प्रॉपर्टी अटैच्ड है अर्थ से, तब तक वो सब्जेक्ट मैटर नहीं होगी थेफ्ट का। जैसे ही उसको अलग कर लिया जाएगा, क्योंकि अलग करने का मतलब क्या होता है, मूव कर लिया गया है, तो वो बन जाएगी थेफ्ट का सब्जेक्ट।
और पहले मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लिखा होता था कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, और उसके हिसाब से बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एडवेंट्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 2019 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डॉक्यूमेंट जो कि अब बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डिफाइन है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाती है, और वो हो सकती है थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर। और फिर जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट आईटी एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनको तो अट्रैक्ट करेंगे ही, उनके साथ साथ बीएनएस के सेक्शन 303 में भी ये थेफ्ट वाले ऑफेंस को भी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें इन्वॉल्व होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक डेटा विदाउट कंसेंट। बाकी आपने ध्यान रखना है जो ह्यूमन बॉडी होती है, चाहे लिविंग हो या फिर डेड, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। सिर्फ जो आपके म्यूजियम में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में रखे होते हैं बॉडीज, बॉडी पार्ट्स, मम्मीज, स्केलेटन्स वगैरह, वो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। एंड इवन अगर रिवर जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी है, वहां से आप सैंड ले जा रहे हो डिसऑनेस्टली, ग्रेवल या अदर मिनरल ले जा रहे हो इलीगल, या फिर इलीगली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो गोल्ड वगैरह, मिनरल्स वगैरह माइन से, तो ये सब चीजें अदर स्टैट्यूट में जो ऑफेंस बनाती हैं उसके साथ साथ थेफ्ट वाला ऑफेंस भी ये चीजें मानी जाती हैं। अगली चीज है थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए जरूरी मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी के पोजेशन से लेकर जाया जाना। फॉर एग्जाम्पल, ए जेड के घर से कोई अंगूठी उठाता है डिसऑनेस्टली उसको ले जाने के लिए, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, थेफ्ट वाला ऑफेंस, क्योंकि उसने जेड की कंसेंट के बिना वो जेड के घर से उठाई है, जेड के पोजेशन से उठाई है। और पोजेशन का मतलब यहाँ पर है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन। ये कहा गया था पीटी राजन बाबू वर्सेस अनीता सी बाबू 2011 के केस में। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में नहीं है, जैसे कि अंगूठी आपको मिली हाई रोड पर पड़ी हुई, आपने उसे उठाया, तो ये चीज यहाँ पर थेफ्ट वाला ऑफेंस नहीं होगी। बट अगर उसको उठाया आपने, भले ही पहले आपने इनोसेंटली उठाया, फिर बाद में आपने क्या कर लिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, लाइक बेच दिया, या फिर कन्वर्ट कर लिया अपने यूज के लिए, लाइक उसको पिघलवा के कुछ और इयररिंग्स वगैरह बनवा लिए, तो यहाँ पर ये ऑफेंस बनेगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाला ऑफेंस, क्योंकि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाले ऑफेंस में मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में नहीं होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले जाया जाना पोजेसर की कंसेंट के बिना, या पोजेसर के बिहाफ पे जो कंसेंट दे सकता था, या मतलब जो ऑथोराइज था उसकी कंसेंट के बिना, और वो कंसेंट ना तो इम्प्लाइडली और ना ही एक्सप्रेसली ली गई है। और इवन अगर कंसेंट, ये जो चीजें यहाँ पर मेंशन है, इन परिस्थितियों में ली गई है, तो तब वो कंसेंट ही नहीं मानी जाती है एज पर सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आपने ये पढ़ना है। लास्ट इसेंशियल एलिमेंट है थेफ्ट के ऑफेंस का मूवमेंट, जो कि थेफ्ट के ऑफेंस के लिए है एक्टस रियस, क्योंकि आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाने का। तो आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए मूव करोगे, भले ही वो आपने टेम्पररी रिमूव करी है प्रॉपर्टी, तब भी वो यहाँ पर थेफ्ट माना जाएगा, क्योंकि टेम्पररी रिमूवल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज थेफ्ट इन इंडिया। ये कहा गया था प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, जिसमें टेम्पररी रिमूव किया गया था फाइल फ्रॉम ऑफिस विदाउट एनी अथॉरिटी, एंड इन द केस ऑफ के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को ले जाया गया था विदाउट अथॉरिटी। तो ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने डिस्कस करे, अगर किसी ऑफेंस में है तो वो है थेफ्ट वाला ऑफेंस, जिसके लिए एज पर सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 पनिशमेंट मिलेगी आपको कितनी, 3 साल तक के इम्प्रिजमेंट की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और सब्सिक्वेंटली अगर फिर से आपको सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करा जाता है, तो फिर इस बार आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगी मिनिमम 1 ईयर की, और जो एक्सटेंड हो सकेगी 5 साल तक प्लस फाइन। वहीं जो ऑफेंस करा है थेफ्ट का, उसमें जो स्टोलन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसका वैल्यू 5000 रुपीज से कम का है, और वो वापस कर दी गई है, तो तब इन पनिशमेंट के बजाय कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकेगी। तो ये लास्ट में जो 2 चीजें हैं ये न्यू है, इसलिए आपने इनको ध्यान रखना है। सेक्शन 304 बीएनएस का एक न्यू ऑफेंस ऐड करा है,
बीएनएस में, जो कि पहले आईपीसी में नहीं हुआ करता था, बट आईपीसी में ऐड करने के लिए पहले भी रिक्वेस्ट करा गया था इसको। लाइक दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंटर से रिक्वेस्ट करा था 2018 में कि भैया इसको ऐड कर दो आईपीसी में, लेकिन बीएनएस 2023 में इसको ऐड करा गया सेक्शन नंबर 304 में। तो स्नैचिंग वाला ये जो ऑफेंस है ये एक्सट्रीम फॉर्म कह सकते हैं थेफ्ट की, और बेसिकली ये ज्यादातर देखने को मिलता है कहाँ पर, दिल्ली में। और इस चीज को आप आसानी से समझते भी होंगे कि स्नैचिंग का मतलब क्या होता है। लाइक आप मस्त ट्रैवल कर रहे हो, आगे वाली पॉकेट में आपने अपना आईफोन रखा हुआ है या सैमसंग गैलेक्सी का फोन रखा हुआ है, कोई भी फोन रखा हुआ है, एंड अचानक से कोई पर्सन आपकी पॉकेट से उसको पार कर ले जाए, तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट, दिस इज स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। दिल्ली में ज्यादातर मोबाइल स्नैचिंग के केसेस देखने को मिलते हैं और ज्वेलरी स्नैचिंग के भी केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत आम सी चीज है, बट इसको अगर हम देखें किस तरह से इन्होंने डिफाइन करा है, इन्होंने कहा है कि अगर थेफ्ट कमिट किया जाता है कैसे, जिसमें जो ऑफेंडर है वो सडनली, अचानक से, क्विकली, एकदम से, फोर्सिबली, जबरदस्ती क्या करता है, सीज करता है या सिक्योर करता है या ग्रैब करता है या ले लेता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्सन से या उसके पोजेशन से, तो तब ये चीज क्या है, स्नैचिंग है। और स्नैचिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो मिलेगी सिंपल या रिग्रेस अप टू 3 years प्लस फाइन। और 304 में सबसेक्शन 2 में जैसा कि स्नैचिंग का पनिशमेंट दे रखा है, तो उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है एंड ट्राइबल है बाय एनी मजिस्ट्रेट। बाकी जितने भी ऑफेंसेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन सभी का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन सा ऑफेंस किस कैटेगरी का है, कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और ट्राइबल है बाय व्हाट कोर्ट। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर ये भी लास्ट में जब पूरा लेक्चर हो जाएगा चेक कर लेना। आगे और एक्सट्रीम फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको थेफ्ट के। तो यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी सेक्शंस में इस तरह से पिंक कलर से लिखा हुआ आपको दिख रहा है और नीचे डॉट 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 अंडरलाइन है, तो वो ऐसा पोर्शन है जो आईपीसी में नहीं होता था, बट बीएनएस में इन्होंने न्यूली ऐड करा है। तो यहाँ पे जो अगला एग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट का सेक्शन 305 में, वो क्या कहता है कि अगर जो ह्यूमन ड्यूलिंग के लिए या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए कोई बिल्डिंग, टेंट, वेसल वगैरह यूज किया जाता है, वहां से थेफ्ट अगर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल घर से सिलेंडर अगर उठा लिया, घर में जाके तिजोरी साफ कर दी, तो वो यहां पर कवर होगा। वहीं अगर कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो अब सोचो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम कोई सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं या यात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गाड़ी वगैरह जो हो गई, जो कार वगैरह साफ करी जाती हैं, गाड़ी जो साफ हो जाती है रातों रात में, आपने बाहर खड़ी करी और हो गई साफ, ले गया चोर उठा के, तो वो यहाँ पर कवर होगा। वहीं अगर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं फॉर गुड्स और पैसेंजर्स, वहां से अगर कोई आर्टिकल या गुड्स चुराया जा रहा है तो वो भी यहीं पर कवर होगा। इसके अलावा कोई आइडल या आइकन किसी प्लेस ऑफ वर्शिप से आप उठा ले गए, आप क्यों उठा के लेके जाओगे, मतलब कोई उठा ले गया, कहीं पर मूर्ति रखी गई है गोल्ड की, उठा ली किसी ने, तो वो यहाँ पर कवर होगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की थी, उसका चोरी करा गया है, तो वो भी यहीं पर कवर होगा। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं उनके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो सिंपल या रिग्रेस हो सकती है, बट एक्सटेंड होगी 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए, और साथ ही फाइन भी यहाँ पर लगाया जाएगा। सेक्शन 306 कह रहा है कि आपने घर पे कोई अगर हायर किया मेड वगैरह काम वगैरह करने के लिए, तो वो आपके घर से कोई सामान उठा के ले जा ले, चोरी कर ले, तो वो सेक्शन 306 में कवर होगी। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई क्लर्क, सर्वेंट या एम्प्लॉय अपने मास्टर या एम्प्लॉयर के पोजेशन से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी चुराता है, तो तब उस पे लगेगा सेक्शन 306, जिसके लिए पनिशमेंट वही है जो भी हमने पिछले वाले सेक्शन में पढ़ी, यानी सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 7 years, साथ ही फाइन। और ये जो ऑफेंस है सेक्शन 306 में, ये कंपाउंडेबल है विद द लीव ऑफ कोर्ट, और इसको कंपाउंड कौन करेगा, स्टोलन प्रॉपर्टी का ओनर। सेक्शन 307 कह रहा है कि अगर थेफ्ट करा जाता है प्रिपरेशन करके, किस चीज की प्रिपरेशन करके, कि थेफ्ट करते हुए या थेफ्ट करके भागते हुए या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी जो चुराई है उसको रिटेन करते हुए अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ चूंचा करा तो उसकी डेथ कर देनी है, उसको हर्ट कर देना है या उसको रिस्ट्रेन करना है या इनमें से किसी भी चीज का उसको फियर देना है, भय देना है, तो तब ये चीज थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फिर ऐसे वाले थेफ्ट के लिए जो प्रिपरेशन करके किया जाता है पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 10 years प्लस फाइन।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी करने गया साथ में चाकू लेकर, गन लेकर, तो वो यहाँ पर 307 में जाएगा। तो यहां तक आपके थेफ्ट वाले प्रोविजन विद द कॉन्सेप्ट जो थेफ्ट के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए हो चुके हैं कंप्लीट। जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन से सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट हेडिंग, ओके, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि अब तक आपने क्या पढ़ा। वीडियो को पॉज करके ये चीज जरूर करना। सेक्शन 308 एक्सटॉर्शन को सबसे पहले डिफाइन करता है, फिर उसका पनिशमेंट बताता है, एंड आगे उसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स वगैरह बता रखी हैं। तो सारा एक्सटॉर्शन का जो खेल है ना, एक ही सेक्शन में इन्होंने कर दिया, सेक्शन 308 में। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 में ये कह रहे हैं कि जो कोई भी इंटेंशनली किसी पर्सन को या जिसमें भी वो पर्सन इंटरेस्टेड है उसको इंजरी करने का डर देता है, फियर देता है, एंड ऐसा डर देकर ऐसे व्यक्ति को वो डिसोनेसली इंड्यूस करता है कि वो क्या करे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या कोई ऐसी चीज साइन या सील लगा कर दे जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो तब कहा जाएगा कि वो क्या करा है, वो किया है एक्सटॉर्शन वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल 2 कपल रुकते हैं किसी होटल में, और जब वो अपने लविंग डबिंग मूवमेंट एंजॉय कर रहे थे उस दौरान होटल वाला उनका बना लेता है वीडियो, एंड फिर उस वीडियो से उनको वो करता है ब्लैकमेल कि पैसा दो वरना ये जो वीडियो है ये डाल दिया जाएगा साइट पे। तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट, दिस इज एक्सटॉर्शन। तो जो भी हमने एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ी उससे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझ आती हैं जो एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जो एक्यूज पर्सन है वो इंटेंशनली किसी पर्सन को डर दिया होना चाहिए। क्या डर दिया होना चाहिए कि भाई हम तुमको या जिस पर्सन में भी तुम इंटरेस्टेड हो उसको इंजरी करेंगे। और इंजरी का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ बीएनएस में इंजरी का मतलब बताया है कि कोई भी हार्म अगर किसी पर्सन को इलीगली किया जाता है उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पर, तो तब वो चीज इंजरी है। और ये जो इंजरी दी जा रही है ये दी जा सकती है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, बट जिस पर्सन को ये इंजरी दिए जाने का डर दिया जा रहा है वो डर महसूस करना चाहिए बिफोर डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी, ना कि आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये कहा गया था AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक 1988 के केस में। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा इंजरी का डर देके क्या किया जाना चाहिए, उस पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जाना चाहिए कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, जो कि या तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर वो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ बीएनएस। जब फर्स्ट लेक्चर बनाया था बीएनएस का, वहां पर हमने ये चीज अच्छे से डिस्कस करी थी। जल्दी से जाकर अपने बैरेक्ट में ही चेक करो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो उसमें चेक करो, और जो भी आपको मोटा मोटा लग रहा है कि क्या होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब, वो लेमन लैंग्वेज में आप कमेंट में लिखो। अगली चीज क्या हो सकती है कि कोई भी चीज उसको डिलीवर करने के लिए डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जा रहा है, ऐसी जिसपे उससे करवाया जा रहा है साइन या सील लगवाई जा रही है, और वो ऐसी चीज है कि बाद में उसको कन्वर्ट करा जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, लाइक खाली स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिया। तो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट, दिस इज एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका कोई दोस्त है बहुत ज्यादा पुराना, बचपन का दोस्त मान के चल सकते हो, बट बचपन का दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, बट मान लो हुआ ये कि तकरार आ गई बीच में, और बचपन का दोस्त था तो इसका मतलब क्या है, सारे राज आपके उसको पता होंगे। तो वो अब आपको धमकी दे रहा है कि भाई मेरे को इतना पैसा दे वरना जितनी भी बातें मुझे तेरे बारे में पता है, जो हमारे बीच में चैट हो रखी हैं, वो सब मैं लीक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको डर है कि भाई अगर उसने ऐसा करा तो आपकी रेपुटेशन को हार्म होगा, वो तो अलग चीज है, साथ ही घर में तुड़ाई अलग होगी। तो इस डर से आप उसको वो पैसा देते हो, तो उसने आपके साथ क्या कर दिया, एक्सटॉर्शन कर दिया। बाकी आपने मूवीज में तो देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सटॉर्शन के, जैसे कि ये देखा होगा कि धमकी दी जा रही है कि आपका जो बच्चा है उसको हम उठा लेंगे, हमें पता है कहाँ जाता है कब कब, वो सारी लोकेशन हम उसकी ट्रैक करते रहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं मान के चलो वो बहुत दूर रहते हैं, तो फिर इस तरह से पेरेंट्स को धमकी दी जा रही है कि इतना पैसा भेज दो वरना आपका बच्चा उठा लेंगे। तो ये भी एक्सटॉर्शन है। एक एग्जाम्पल एक्सटॉर्शन का आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन, जिसको हाईलाइट किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने सौकिन वर्सेस एनसीटी स्टेट न्यू दिल्ली 2024 के केस में, और कहा था कि इस तरह का जो एक्सटॉर्शन होता है ये पर्सनल डिग्निटी एंड प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, विच इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्सटॉर्शन होता क्या है कि जब मतलब एक्सटॉर्शन के साथ सेक्स वाला एलिमेंट जुड़ जाए, मतलब एक्सटॉर्शन किया जा रहा है इससे रिलेटेड, तो तब वो हो जाता है सेक्सटॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल आ रही है लड़की की, आपने सोचा अरे वाह ये तो मेरे भाग खुल गए, कोई लड़की पूछती नहीं, पहली बार कोई वीडियो कॉल आ रही है किसी लड़की की, उठा ली, एंड वो सामने से कपड़े उतार रही है
इधर साइड में आपका फेस चल रहा है एंड वो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई पैसा दो वरना ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। तो ये चीज सेक्सटोर्शन है और इसको भी हैंडल किया जाता है सेक्शन 308 ऑफ बीएनएस में ही। इसके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं दे रखा है बीएनएस में। तो जो भी जनरल मामले होते हैं एक्सटोर्शन के लिए सेक्शन 308 के सब सेक्शन 2 में उनके लिए पनिशमेंट बता रखी है सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 7 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। पहले 7 इयर्स के बजाय आईपीसी में 3 साल तक की सजा होती थी। तो पहले क्या था और अब क्या है ये चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। इसलिए इससे अच्छा है कि आप कंपैरिजन वाला चार्ट अगर आपने मेरा हार्ड बुक परचेस किया हुआ है तो उससे चेक करो या फिर गूगल से डाउनलोड कर लो और साथ साथ में चेक भी कर सकते हो कि पहले क्या था अब क्या है। क्योंकि अगर मैं साथ साथ में हर एक सेक्शन टू सेक्शन ये चीज बताती चलूंगी ना तो सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब आगे जो दे रखे हैं सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 7 तक सेक्शन 308 में उनको याद करने के लिए आपने एक ट्रिक याद करनी है। करने के लिए किया जिस सीक्वेंस में मैंने ये चीज बोली है उस सीक्वेंस में ही सबसेक्शन जो दे रखे हैं डायरेक्ट में आपने ये चीज याद करनी है। तो क्या चीज है ये? तो कह ये रहे हैं कि अगर एक्सटोर्शन कमिट करने के लिए यहां पर जो चीजें मेंशन है सबसेक्शन 3, 4 एंड 6 में उनका अगर डर दिया गया है या डर देने का अटेम्प्ट किया गया है तो तब अलग पनिशमेंट मिलेगी। अगर जो डर दिया गया है वो है इंजरी देने का डर तो तब सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। वही अगर जो डर दिया गया है वो है डेथ करने का या ग्रीवस हर्ट करने का तो तब सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। वही अगर जो डर दिया गया है वो ये है कि भाई हम तुम पे इल्जाम लगा देंगे ऐसे ऑफेंस का जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर होती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो इस तरह से जो डर दिया है उसको पनिशमेंट मिलेगी सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। और ये सेम ही पनिशमेंट सबसेक्शन 5 में जब एक्सटोर्शन कमिट किया है डेथ या ग्रीवस हर्ट देने का डर देकर या फिर सबसेक्शन 7 में ऐसे ऑफेंस का इल्जाम लगाने का डर देकर जो कि पनिशेबल है डेथ सेंटेंस, एलआई या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक। तो तब भी सेम ही पनिशमेंट मिलेगी सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। तो सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 7 लास्ट के इन तीनों सबसेक्शन में सेम ही पनिशमेंट है। तो यहां पर एक्सटोर्शन से रिलेटेड प्रोविजंस भी आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब सेक्शन 309 से लेकर 313 तक जो प्रोविजन दे रखे हैं ये रॉबरी एंड डिकॉइटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 309 में सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है रॉबरी को और कहता है कि सारी की सारी जो रॉबरी होती हैं उनमें या तो थेफ्ट इन्वॉल्व होता है या एक्सटोर्शन इन्वॉल्व होता है। तो कब थेफ्ट बनता है रॉबरी ये बता रखा है सबसेक्शन 2 में। कह रहे हैं कि थेफ्ट रॉबरी तब बनता है जब थेफ्ट कमिट करने के लिए या कमिट करते हुए या फिर थेफ्ट के तहत जो ऑब्टेन करी गई है प्रॉपर्टी उसको ले जाते हुए अगर वॉलंटरली किया जाता है या करने का अटेम्प्ट किया जाता है। क्या चीज? किसी की डेथ, किसी को हर्ट, किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या इनमें से किसी भी चीज का किसी को अगर इंस्टेंट डर दिया जाता है तो तब ये कहा जाता है कि वो जो थेफ्ट है वो अब थेफ्ट नहीं रहा, वो बन गया है रॉबरी वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल ए क्या करता है, जेड को पकड़ता है और उससे उसका पैसा, ज्वेलरी वगैरह बिना उसके कंसेंट के ले लेता है। तो यहां पर ए ने क्या किया है, थेफ्ट वाला ऑफेंस किया है, बट कैसे किया है, जेड को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके। दैट्स वाई ये जो थेफ्ट है ये बन गया है रॉबरी वाला ऑफेंस। और यहां पर ये जो चीजें मेंशन है, डेथ करना, हर्ट कॉज करना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना या इनमें से किसी भी चीज का इंस्टेंट डर देना, ये चीजें करी गई होनी चाहिए या इसका अटेम्प्ट किया गया होना चाहिए। यहां पर जो ये 3 चीजें मेंशन है इन तीनों में से किसी के भी पर्पस के लिए, थेफ्ट कमिट करने के लिए या थेफ्ट कमिट करते टाइम या फिर थेफ्ट में जुटाई गई प्रॉपर्टी को ले जाते टाइम। अगर ऐसा ड्यूरिंग द थेफ्ट किसी अनदर रीजन की वजह से होता है या को इंसिडेंटली होता है तो तब वो रॉबरी वाला ऑफेंस नहीं क्रिएट करेगा। और जैसा कि लिखा है ना वहां पे कि वॉलंटरली किया गया होना चाहिए या करने का अटेम्प्ट किया गया होना चाहिए। क्या चीज? किसी की डेथ, किसी को हर्ट, किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर इनमें से किसी भी चीज का इंस्टेंट डर दिया गया होना चाहिए। तो ये चीज होनी चाहिए वॉलंटरली। अगर एक्सीडेंटली हो जाए तो तब भी ध्यान रखना है कि वो थेफ्ट रॉबरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। सबसेक्शन 3 बताता है कि एक्सटॉर्शन कब बनता है रॉबरी।
तो इसके लिए जरूरी चीज ये है कि जब एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जो पर्सन एक्सटॉर्शन कर रहा है यानी कि जो ऑफेंडर है जिसके साथ वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, उस पर्सन को वो डर में डाला हो उसके आसपास मौजूद होते हुए। किस डर में डाला हो? कि वो उसको या किसी अनदर पर्सन को इंस्टेंट डेथ देगा या इंस्टेंट हर्ट कॉज करेगा या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करेगा, और इस तरह से डर में डाल के उस पर्सन को इंड्यूस वो किया हो जो चीज उसके पास से वो एक्सटोर्ट करना चाह रहा है वो चीज डिलीवर करने के लिए। तो तब कहा जाएगा कि ये जो एक्सटोर्शन है ये सिर्फ अब एक्सटोर्शन नहीं है, ये बन गया है इससे ऊपर के लेवल वाला ऑफेंस यानी कि रॉबरी वाला ऑफेंस। और जैसे कि यहां पर लिखा है प्रेजेंस, यानी कि जो ऑफेंडर है जिसको वो डर में डाला है वो उसके आसपास मौजूद हो। इसका मतलब है कि उतना आसपास मौजूद हो जितना कि जरूरी है किसी पर्सन को इंस्टेंट डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के डर में डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या करता है, जेड से उसके बच्चे को ले लेता है और जेड को धमकाता है कि वो उसके बच्चे को हार्म कर देगा अगर जेड ने क्या नहीं दिया, अपना पर्स ए को नहीं दिया अगर। तो जेड इस डर से इंड्यूस होके कि कहीं ए उसके बच्चे को हार्म ना कर दे, वो दे देता है अपना पर्स ए को। तो यहां पर ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने किया है रॉबरी, मतलब ऐसा एक्सटॉर्शन जो कि रॉबरी वाला ऑफेंस बना रहा है। सबसेक्शन 4 पनिशमेंट बताता है रॉबरी वाले ऑफेंस की कि जो कोई भी रॉबरी वाला ऑफेंस कमिट करता है वो लायबल होता है रिगरस इम्पिचमेंट के लिए जो कि 10 सालों तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर रॉबरी की जाती है हाईवे पर सनसेट एंड सनराइज के बीच में, तो तब ये जो पनिशमेंट है ये एक्सटेंड हो सकती है अप टू 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सबसेक्शन 5 बता रहा है कि जो कोई भी रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट करता है तो तब उसको मिलती है रिगरस इम्पिचमेंट 7 साल तक की प्लस फाइन। वहीं अगर रॉबरी करते हुए किसी को हर्ट अगर कर दिया जाए वॉलेंटरली, यानी कि अगर कोई पर्सन रॉबरी कमिट करते हुए या रॉबरी का अटेम्प्ट करते हुए वॉलेंटरली हर्ट करता है, तो वो पर्सन या फिर अगर वो किसी के साथ मिलकर ऐसा किया है तो दैट पर्सन ऑल्सो लायबल होंगे इम्पिचमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने रिग्रेस इम्पिचमेंट के लिए जो कि 10 सालों तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। सबसेक्शन 5 में जो हमने पनिशमेंट देखी रिग्रेस इम्पिचमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन जो कि उनको दी जा रही है जो कि रॉबरी का अटेम्प्ट करते हैं। सेम पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 313 ऑफ बीएनएस में। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई ऐसे लोगों की गैंग है जो कि हैबिचुअली थेफ्ट वगैरह कमिट करते हैं या रॉबरी वगैरह कमिट करते हैं, तो ऐसी गैंग से बिलोंग होने पर, ऐसी गैंग का मेंबर होने पर सेक्शन 313 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है रिगरस इम्पिचमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। बट यहां पर ध्यान रखना है कि जिन लोगों की गैंग की बात करी गई है वो नहीं होनी चाहिए गैंग ऑफ डेकॉइट, क्योंकि गैंग ऑफ डेकॉइट से बिलोंग करना पनिशेबल बनाया गया है सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस में। यानी कि जो कोई भी ऐसी गैंग से बिलोंग करता है जिसका काम होता है हैबिचुअली डिकॉइटी वगैरह कमिट करना, तो तब उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट 10 साल तक की प्लस फाइन। एंड सेम पनिशमेंट किनको मिलती है? जो कमिट करते हैं डिकॉइटी, और डिकॉइटी कमिट करने की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है सेक्शन 310 सबसेक्शन 2 में। अब आ जाओ सेक्शन 310 पर जो कि डेकॉइटी को डिफाइन करता है। डेकॉइटी ना रॉबरी का अपर लेवल है, अपर रैंक है, क्योंकि रॉबरी तब बनता है डेकॉइटी जब रॉबरी को कमिट करने वाले लोगों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती है। तो तब वो रॉबरी वाला ऑफेंस नहीं रहता है, वो उसका अपर रैंक वाला ऑफेंस बन जाता है, यानी कि वो बन जाता है डेकॉइटी वाला ऑफेंस जो कि सेक्शन 310 के सबसेक्शन 1 में डिफाइन है। यानी कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कॉन्जॉइंटली मिलजुल कर कमिट करते हैं या कमिट करने का अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी, या फिर जो भी रॉबरी को कमिट करने या रॉबरी के कमीशन के अटेम्प्ट में लोग शामिल हैं, लाइक वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से मदद करी हो उसमें, तो उन सभी को मिलाकर संख्या अगर लोगों की 5 या 5 से ज्यादा है तो तब माना जाएगा कि वो जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो क्या किए हैं, वो किए हैं डेकॉइटी वाला ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब है कितनी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। वहीं जो कॉन्जॉइंटली डेकॉइटी कमिट कर रहे हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग, उनमें से कोई भी अगर ड्यूरिंग दी डेकॉइटी मर्डर कमिट कर दे, तो हर एक इन्वॉल्व पर्सन जो है वो एज पर सबसेक्शन 3
डिकॉइटी विद मर्डर वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा कितनी पनिशमेंट के लिए? डेथ सेंटेंस, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर कम से कम 10 सालों तक का रिगरस इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। सबसेक्शन 4 सेक्शन 310 में जो दिया गया है वो इस बात का एक्सेप्शन है कि सिर्फ प्रिपरेशन करना पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 310 सबसेक्शन 4 में ये चीज देखने को मिलती है कि सिर्फ प्रिपरेशन करने से पनिशमेंट मिल रही है। किस चीज की प्रिपरेशन करने से पनिशमेंट मिल रही है? डिकॉइटी को कमिट करने के लिए जो प्रिपरेशन की जा रही है, उस प्रिपरेशन को करने के लिए पनिशमेंट मिल रही है। कितनी पनिशमेंट? रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर डिकॉइटी कमिट करने के लिए असेंबल होते हैं, सभा वगैरह बना रहे हैं, ये चीज भी पनिशेबल है, जिसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। तो रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन हमने कहां पर देख ली? हमने देखी सेक्शन 309 के सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 310 के सबसेक्शन 5 में एंड सेक्शन 313 में। ऐसे ना चीजों को रिलेट कर करके याद करोगे तो जल्दी याद होंगी। अब ये जो आपका सबसेक्शन 6 रह गया है सेक्शन 310 का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन 313 के साथ, और इसके साथ साथ आपका सेक्शन 310 डिकॉइटी वाला ऑफेंस होता है कंप्लीट। सेक्शन 311 बीएनएस का ये कहता है कि रॉबरी या फिर डिकॉइटी कमिट करते टाइम अगर जो ऑफेंडर है वो किसी भी तरीके का डेडली वेपन यूज करता है, या फिर किसी पर्सन को ग्रीवस हर्ट कॉज करता है, या फिर किसी पर्सन की डेथ कॉज करने का या किसी पर्सन को ग्रीवस हर्ट कॉज करने का अटेम्प्ट करता है, तो तब दैट पर्सन लायबल होगा मिनिमम 7 ईयर तक के इम्प्रिजमेंट के लिए। एंड सेम पनिशमेंट मिलती है उनको जो कि अंडर सेक्शन 312 रॉबरी या फिर डिकॉइटी कमिट करते टाइम आर्म्ड होते हैं विद डेडली वेपन्स। इसीलिए ये चीज है कि अगर सिर्फ डेडली वेपन ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ रॉबरी और डिकॉइटी लेकर गए हुए हैं बट उनको यूज नहीं किया है, तो तब सेक्शन 311 ऑफ बीएनएस के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होता है। लेकिन लायबल कहां पर होंगे फिर? सेक्शन 312 ऑफ बीएनएस में। इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 311 ऑफ बीएनएस में ये जो टर्म मेंशन है यूज, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो वेपन लेकर गए हैं, जैसे कि बंदूक लेकर गए हैं, उससे एक्चुअल में फायरिंग करी गई हो। अगर चाकू वगैरह लेकर गए हैं तो उससे एक्चुअल में किसी को स्टैब करा हो। ये चीज जरूरी नहीं है। इतना काफी है अगर वो शो भी कर दिया किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए। इसका मतलब फिर यही माना जाएगा कि जो डेडली वेपन ड्यूरिंग दी रॉबरी और डिकॉइटी लेकर गए थे उसको यूज किया है, एंड इसलिए फिर सेक्शन 311 ऑफ बीएनएस में लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आपके रॉबरी एंड डिकॉइटी वाले प्रोविजन होते हैं खत्म। जितना आपने समझा उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बताना है कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी, ये 4 चीजें जो अभी तक हमने कवर कर ली हैं, इन चारों में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। अब आगे जो दे रखे हैं सेक्शन 314 एंड 315, इनमें से सेक्शन 314 तो पहले बताता है कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या कह लो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाला ऑफेंस क्या होता है, इसकी क्या पनिशमेंट होती है। वहीं अगर ये वाला ऑफेंस किया जाता है डिसीज की प्रॉपर्टी के साथ, तो तब उसके लिए अलग सेक्शन दे रखा है सेक्शन 315। तो ये जो ऑफेंस है जो कि डिफाइन है सेक्शन 314 में, इसके लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ बीएनएस में, यानी कि किसी को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन करने की इंटेंशन। दूसरी जरूरी चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में डिफाइन है। क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी? बच्चा जानता है, समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरी जरूरी चीज है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन किया जाना या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्जन किया जाना। मिस एप्रोप्रिएशन करने का मतलब होता है कि बिना हक के इस तरीके से इस्तेमाल किया जाना, जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। लाइक बिना हक के आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, एलिनेट कर दी है, प्लेज कर दी है, गिरवी रख दी है, बेच दी है। वहीं अपने यूज के लिए कन्वर्जन करना मतलब लाइक जैसे कि आपको कहीं पर गोल्ड का नेकलेस पड़ा हुआ मिला है, आया आपने, फिर उसको पिघलवा के अंगूठी बना ली,
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कोई भी डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, तब कहा जाता है कि उसने किया है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस, जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है कितनी, मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स प्लस फाइन। सेम पनिशमेंट आपको देखने को मिलती है सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस में, जो कि बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेसिटी। अब यहाँ पर डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो आप बस में सफर कर रहे हो, आपको बस में कोई छाता पड़ा हुआ मिला, आपने रख लिया, आप ले आए और यूज कर रहे हो मस्त, तो क्या किया है आपने, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस कमिट किया है। आपको कहीं पर कोई पर्स पड़ा हुआ मिला है जिसमें उस पर्स वाले का आधार कार्ड रखा हुआ है, आपको पता चल गया है कि वो है किसका पर्स, लेकिन फिर भी उसमें जो रखा पैसा है वो आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपने कर दिया डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस। और ऐसा होता है ना, कई बार हमारा मोबाइल कहीं पे गिर गया, हम कॉल कर रहे हैं, कोई उठा भी ले रहा है और बोल रहा है कि ठीक है मैं वापस कर दूंगा, थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने कर दिया डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस। इलस्ट्रेशंस क्या कह रही हैं, होता यह है कि आपको ना कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, लेकिन आप ये सोचते हो कि वो प्रॉपर्टी आपकी ही है, तो तब तो आप किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं हो, आप थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए भी गिल्टी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाए कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और आप उसको डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर देते हो, लाइक बेच दिया या कहीं पर गिरवी रख दिया या अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो तब माना जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, आपने वो ऑफेंस कर दिया है जो कि डिफाइन है, पनिशेबल है अंडर सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस। एक और एग्जांपल देखो, आपका कोई दोस्त लाइब्रेरियन है और आपके दोस्त ने आपको एक्सप्रेस कंसेंट नहीं दी है कि आप उसकी लाइब्रेरी से बुक वगैरह ले जा सकते, लेकिन आप ये बिलीव करते हुए कि आपके दोस्त ने ना उसकी लाइब्रेरी से बुक ले जाने के लिए आपको इम्प्लाइड कंसेंट दी हुई है, आप वहां से बुक ले आते हो, तो तब तक ना तो आप थेफ्ट के लिए गिल्टी हो, ना ही क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस के लिए गिल्टी हो। लेकिन अगर आप बिना किसी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट के लेकर आ रहे हो बुक, तो तब आप थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए गिल्टी हो। लेकिन अगर जो बुक आप लेकर आए हो वो आप बेच दो अपने बेनिफिट के लिए, तो तब माना जाएगा कि आपने कर दिया है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस, जिसके लिए जरूरी चीज ये है कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन किया हो या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्जन किया हो। जब तक ये चीज ना करी जाए तब तक ऐसा हो सकता है कि वो ऑफेंस या तो ऑफेंस ही नहीं है या फिर थेफ्ट वाला ऑफेंस है। देखना पड़ेगा कि थेफ्ट वाले इंग्रेडिएंट उसमें फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं और ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो तब वो थेफ्ट ही रहेगा। जैसे ही ये इंग्रेडिएंट आ जाएंगे तब वो सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस बन जाएगा। और अगर मिस अप्रोप्रिएशन जो किया जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जा रहा है, टेम्पररी पर्पस के लिए किया जा रहा है, स्टिल वो सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस में फॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए को जेड का गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिलता है, वो इस प्रोमिसरी नोट को लोन की सिक्योरिटी के लिए प्लेज कर देता है इस इंटेंशन के साथ कि बाद में वो इसको रिस्टोर कर लेगा। भले ही ये जो मिस अप्रोप्रिएशन उसने किया है ये किया है टेम्पररी पीरियड के लिए, स्टिल माना जाएगा कि वो गिल्टी है सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस में। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये क्लियर कर रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिलती है जो कि किसी के भी पोजेशन में नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी को लेते हो प्रोटेक्ट करने के पर्पज से या फिर इस पर्पज से कि आप जो भी ऑनर होगा उसको रिस्टोर कर दोगे, तो तब ये माना जाएगा कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो डिसऑनेस्टली नहीं ली है, आपने उस प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ऑनर का पता चलने के बाद या फिर आपने रीजनेबल मींस का यूज करके ऑनर को डिस्कवर ही नहीं किया और ना ही नोटिफाई किया अगर पता चल गया, तो तब अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए आप अप्रोप्रिएट करते हो, माना जाएगा कि आप अंडर सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस गिल्टी हो। यानी कि इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग में हमें कोई चीज मिलती है तो हम सोचते हैं कि ठीक है जो इसका ऑनर होगा हम उसको वापस कर देंगे और इस इंटेंशन के साथ हम उसको ना अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे हमारी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो जाए, हमें पता चल जाए कि ऑनर कौन है, फिर हम उसको अप्रोप्रिएट कर लें, तब सेक्शन 314 के तहत हम गिल्टी होंगे। या फिर हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ढूंढने की कि ऑनर कौन है, हमारी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गई है, भाड़ में जाए ऑनर, अब तो हम ही यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में
जैसे ही इंटेंशन जो हमारी अच्छी वाली थी वो हो गई डिसऑनेस्ट, माना जाएगा हमने किया है सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस वाला ऑफेंस। तो यहां तक आपको सेक्शन 314 क्लियर हो गया होगा। और जो इलस्ट्रेशन इस सेक्शन में दे रखी हैं वो सारी एक एक करके पढ़ना। और ये वाली जो इलस्ट्रेशन है एक बार इसको पढ़ना और इसका ना मुझे रीजन बताना कि ऐसा क्यों है। सेक्शन 315 बीएनएस का ये कहता है कि अगर कोई इंसान मर गया, ओके, और जब वो मरा तो उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी, उसकी मौत के बाद से वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन में नहीं गई जो कि उसकी मौत के बाद लीगली एंटाइटल हो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। तो तब जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता है तो वो लाइबल होता है अंडर सेक्शन 315 ऑफ बीएनएस। कितने पनिशमेंट के लिए? उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 3 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन। तो ये तो पनिशमेंट है उन एक्यूज के लिए जो कि हैं अरे गहरे नथु खेरे, क्योंकि जो रहेंगे डिसीज पर्सन के क्लर्क और सर्वेंट वो अगर ऐसा करेंगे जिनको डिसीज पर्सन ने एम्प्लॉयमेंट दिया था तब वो लायबल होंगे इम्प्रिजमेंट के लिए, कितनी? जो कि 7 सालों तक की हो सकती है। और जैसा कि हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस सेक्शन 316 में पढ़ेंगे, इसका ना सबसेक्शन 4 आपने लिंक करना है यहाँ पे। यानी कि सेक्शन 316 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई क्लर्क या सर्वेंट करता है तो वो भी मतलब सेम ही पनिशमेंट के लिए लायबल होता है जो भी हमने डिस्कस करी, इम्पिजमेंट अप टू 7 ईयर, बट इसके साथ साथ प्लस फाइन। सेक्शन 316 को अब हम पूरा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस के बारे में बात करता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीबीटी और इसको एम्बेजलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सीबीटी वाले ऑफेंस को सबसे पहले सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया। कह ये रहे हैं कि सीबीटी वाला ऑफेंस तब होता है जब किसी प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कोई व्यक्ति एंट्रस्टेड होता है। एंट्रस्टेड होने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी भरोसे के साथ दी गई है या फिर प्रॉपर्टी पे वो किसी तरीके का डोमिनियन रखता है। फिर अगर वो प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा स्टेटस रखते हुए उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता है तो तब बनता है सीबीटी वाला ऑफेंस। या फिर कोई लीगल डायरेक्शन प्रिस्क्राइब करता है तरीका ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने का, या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली किया गया है ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने के संबंध में, तो उस लीगल डायरेक्शन को या उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करते हुए अगर प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज किया जाता है या उसको डिस्पोज किया जाता है, किसी तरीके से उसका निपटारा किया जाता है, तो तब भी ये माना जाता है कि किया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। या फिर ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये चीजें किसी और के द्वारा किया जाना विलफुली अगर ये पर्सन सफर करता है, यानी कि किसी और के द्वारा ये चीजें वो होने दे रहा है, तो तब भी ये माना जाता है कि ये पर्सन किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जीनू देहरादून में रहती है और एजेंट है थैनोस की जो कि यूके में रहता है। थैनोस जीनत को 1 लाख रुपए देता है ताकि महक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो हिस्सा है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करे। बट जीनू डिसऑनेस्टली अपने पर्सनल बिजनेस के लिए उस पैसे को यूज कर लेती है, तो तब कहा जाएगा कि जीनू ने कौन सा ऑफेंस किया है? जीनू ने किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस के? तो जैसे कि ये मान के चलो मैं गई हूं कहीं घूमने और मेरे पास एक गोल्ड की प्लेट है, या फिर मान के चल सकते हो मेरे पास एक सोने की तराजू है, ऐसे लिखेंगे ना तराजू, हाँ, वो मैं ताकि कोई मेरे घर से चुरा कर ना ले जाए अपने फ्रेंड के यहाँ पर देकर चले जाती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तब मुझे दे देना, तब तक इसको संभाल के रखो। लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा दोस्त वो मुझे रिटर्न ही नहीं करता है क्योंकि उसने उसको डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर लिया था, यानी कि किसी को बेच दिया था, या फिर उसने उसको ना अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि उसको पिघलवा के उसने गहने वगैरह बनवा लिए थे। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने क्या किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस किया है। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो अपने दोस्त पे? अरे हम इंडियंस होते ही ऐसे हैं, बाथरूम में भी जा रहे हैं ना और हमारे पास कोई बैग है तो कोई भी रैंडम पर्सन खड़ा है वहां पे, उसको बोल देंगे कि थोड़ा इसको देखते रहना जरा, हम बाथरूम होकर आ रहे हैं। हम ना किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं ऐसे। और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि मान के चलो आपने लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई है, उस बुक को फिर आपने बेच दिया कबाड़ में, क्या कर दिया आपने? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस कमिट कर दिया। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपने कोई बाइक या फिर साइकिल या फिर स्कूटी रेंट पर ली है, जैसे आजकल लेते नहीं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं रेंट पे ले रहे हैं बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह,
फिर उसको आप क्या कर रहे हो, कबाड़ में बेच दिया या कहीं पर भी बेच दिया, लेकिन बेच दिया। इट मीन्स कि आपने क्या करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस कमिट किया है। इससे ना मुझे एक सीन ध्यान आता है हमारी लाइफ का। जब हम छोटे थे तो मेरी सिस्टर की, मतलब तब तो मैं थी ही नहीं, जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी बड़ी वाली, तो उनकी छठी वगैरह ऐसे करके होता है हमारे यहाँ, मतलब पैदा होने के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। तो छठी पे मेरी नानी ने एक बहुत ही बेहतरीन सी साइकिल दी थी, जिसको हमने ना मतलब 2020 तक अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। अब हमारे पड़ोस में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल प्रकृति के हैं, तो वो देखते थे यार ये इतनी अच्छी सी साइकिल है, तो वो बोलते थे मम्मी को, अरे आंटी साइकिल चलाने के लिए दे दो ज़रा। मम्मी ने कहा अरे कोई बात नहीं, वैसे भी पड़ी है। मम्मी ने एक दिन दे दी उसको साइकिल चलाने के लिए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन। छठे दिन क्या हुआ, छठे दिन साइकिल का ही नहीं पता कहाँ गई। जिस लड़के को, जिस छोटे बच्चे को साइकिल चलाने के लिए दी थी, वो पता क्या बोलता है, 2 बड़े बड़े से लड़के आए और वो हमसे साइकिल छीन के भाग गए। और हमने मान भी लिया, लेकिन काफी टाइम बाद हमें उनके ही किसी दोस्त से पता चलता है कि जिस लड़के को साइकिल चलाने के लिए दी थी, वो साइकिल ना कबाड़ी की दुकान पर बेच के आ गया था और उसके बाद उसने पार्टी करी थी। देख रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, इतने ज्यादा शैतान। मतलब बुरा भी लगा, बट ये भी नहीं कह सकते ना कि बच्चे हैं तो ऐसा कर दिया तो अरे उनकी मासूमियत है। ना ना, ये मासूमियत की निशानी नहीं है। उन्होंने साफ साफ तौर पे करा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। खैर जो भी है, अब और एग्जाम्पल अगर हम देखें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, तो होता क्या है कि वाइफ अपना जो गोल्ड है हस्बैंड को देती है कि भाई संभाल के रखना इसको। मतलब भाई नहीं बोलेगी, वो बोलेगी अजी सुनते हो सर, संभाल के रखना मेरे गोल्ड को। पर उसका हस्बैंड बिना वाइफ की कंसेंट के उस गोल्ड को प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट कहती है सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 के केस में कि हस्बैंड ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ये चीज करके हस्बैंड ने किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो होता क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी है बहुत सारी और मैं उसकी वसीयत कर रही हूँ ताकि मेरे मरने के बाद जिस पर्टिकुलर पर्सन को मैं वो प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ वो उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाए, और इसके लिए मैं एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रही हूँ। बट जो एग्जीक्यूटर है वो मेरे मरने के बाद मेरी जो वसीयत है, वसीयत में जो मैंने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि उसके कॉन्ट्ररी एग्जीक्यूट करके प्रॉपर्टी को वो अप्रोप्रिएट कर लेता है डिसऑनेस्टली। तो तब यहां पर माना जाएगा कि एग्जीक्यूटर ने क्या किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस किया है। इसके अलावा ऐसा होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को इंटरेस्टमेंट दिया जाता है कि भाई तुम इस प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे, और वो पार्टनर उस प्रॉपर्टी को अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर ले, तो तब माना जाएगा कि पार्टनर गिल्टी है फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस। और प्रॉपर्टी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो टर्म यूज हुई है इसमें मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है। इसके अलावा जैसे कि जो एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं, अगर उनको इंटरेस्टमेंट दिया जाता है इस चीज का कि वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी सैलरी में से जो कट करा जा रहा है पैसा, वो डालेंगे उनके प्रोविडेंट फंड में, फैमिली पेंशन में, या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड में। बट वो डालते ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, उस पैसे का डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं। तो तब भी ये माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस कमिट किया है। और जिस पर्सन को किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट दिया जाता है उसके मिस एप्रोप्रिएशन का, मिस यूज का, वो अगर फॉल्स एक्सप्लेनेशन देता है, तो इस चीज से ये इन्फेरेंस ड्रॉ किया जा सकता है कि उसने क्या किया है, उस प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया है। ये कहा गया था जेम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 के केस में। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच किए जाने की, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ब्रीच किया जाना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है। अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से ये नहीं माना जा सकता है कि उसने क्या कर दिया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस कर दिया है या फिर चीटिंग वाला ऑफेंस कर दिया है। ये बातें अभी रिसेंट के केस में कही गई थी। तो यहां तक आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पनिशमेंट भी देख लेते हैं। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस की जनरल पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years, या फिर फाइन, या फिर बोथ। वहीं अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है कैरियर, वॉरफिंगर, वेयर हाउसकीपर, तो तब वो लायबल होता है
उन्हें इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। एंड सेम पनिशमेंट मिलती है अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है कौन, क्लर्क या फिर सर्वेंट। वहीं अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाला पर्सन कोई पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी और एजेंट है तो तब वो लाइबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 सालों तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। ये सबसेक्शन 5 आपने सेक्शन 316 का ध्यान रखना है कि ये पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग है। सेक्शन 317 स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बात करता है और सबसे पहले सबसेक्शन 1 में स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है ये बताता है। ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या चीटिंग वाले ऑफेंस से हुई है ट्रांसफर, या फिर क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट की गई है, या फिर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस के अधीन है, तो तब वो प्रॉपर्टी मानी जाती है स्टोलन प्रॉपर्टी। ये ऑफेंसेस आपने ध्यान रखने हैं ये। और ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है या जिस प्रॉपर्टी के संबंध में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रांसफर या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंडिया में हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है। लेकिन अगर इन चीजों के बाद प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजेशन में आ जाती है जो कि उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए लीगली एंटाइटल है, तो तब उस प्रॉपर्टी का जो स्टोलन प्रॉपर्टी वाला स्टेटस है वो खत्म हो जाता है, तब वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो यहां पर आपको क्लियर है कि स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो कोई भी डिसऑनेस्टली रिसीव करता है या रिटेन करता है कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी, ये जानते हुए या इस चीज का रीजन टू बिलीव रखते हुए कि ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो तब वो लायबल होगा 3 साल तक के इंप्रिजमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। सेम पनिशमेंट सबसेक्शन 5 में उनको दी जाती है जो कि वॉलेंटरली असिस्ट करते हैं। किस चीज में असिस्ट करते हैं? स्टोलन प्रॉपर्टी के छुपाए जाने में, डिस्पोज ऑफ किए जाने में या उसको कहीं ले जाने में, ये जानते हुए या इस चीज का रीजन टू बिलीव रखते हुए कि वो प्रॉपर्टी तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। यहां पर प्रेस्क्राइब ऑफेंस के लिए ये जानकारी या फिर ये रीजन टू बिलीव कि जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये होना जरूरी है, तभी कन्विक्ट किया जा सकेगा। सेक्शन 317 में जो प्रिस्क्राइब ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस के लिए ये कहा गया था शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 के केस में। सबसेक्शन 3 में उनको पनिश किया जाता है जो कि डिसऑनेस्टली रिसीव करते हैं या रिटेन करते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, ये जानते हुए या ये रीजन टू बिलीव रखते हुए कि ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है ये आई है कौन से ऑफेंस से, डिकॉइटी वाले ऑफेंस से, या फिर किसी प्रॉपर्टी का स्टोलन प्रॉपर्टी होना जानते हुए रिसीव करते हैं उस स्टोलन प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन से जिसके बारे में वो ये जानते हैं या ये बिलीव रखते हैं कि ये बंदा तो गैंग ऑफ डिकॉइट को बिलोंग करता है, तो तब जो भी रिसीवर हैं इस तरह की प्रॉपर्टी के वो लाइबल होंगे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 सालों तक का हो सकता है या फिर फाइन के लिए। सेम पनिशमेंट दी जाती है सेक्शन 310 सबसेक्शन 6 में उनको जो कि गैंग ऑफ डिकॉइट को बिलोंग करते हैं। एंड सेक्शन 310 के सबसेक्शन 2 में डिकॉइटी के लिए भी सेम ही पनिशमेंट मेंशन है। एंड सेम पनिशमेंट सेक्शन 317 के सबसेक्शन 4 में उनको दी जाती है जो कि हैबिचुअली रिसीव करते हैं या फिर डील करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के साथ जिसके बारे में उनको जानकारी है या रीजन टू बिलीव है कि ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो तब वो लाइबल होते हैं सेम ही पनिशमेंट के लिए, यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। बस फर्क इतना है कि जो इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स यहां पर मेंशन है ये हो सकता है सिंपल या फिर रिग्रेस। लेकिन सेक्शन 317 के सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 310 के सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 6 में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मेंशन है और इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर जो मेंशन है वो होती है रिग्रेस, जिसके साथ साथ फाइन भी एडेड होता है। ऑलराइट, अगला ऑफेंस है हमारे पास चीटिंग वाला ऑफेंस जो कि डिफाइन है सेक्शन 318 में, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 318 में दे रखी है, जिसकी कुछ फॉर्म्स भी दे रखी है सेक्शन 318 में। वहीं सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट भी बताता है। आपको सेक्शन 319 उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन 319 में और उसकी पनिशमेंट क्या है। उसकी वही पनिशमेंट है जो कि हमने पढ़ी थी, किसकी पनिशमेंट? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले ऑफेंस की, सेक्शन 316 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में। तो बस इतना ही ध्यान रखना है अपने सेक्शन 319 के बारे में। अभी अगर हम बात करें सेक्शन 318 की, जिसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 में चीटिंग को डिफाइन किया गया है। चीटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसीव किया जाना किसी पर्सन को, यानी कि डिसेप्शन किया जाना। डिसेप्शन का मतलब होता है क्या? जो चीज नहीं है उसके होने पर किसी को विश्वास दिलाना, या फिर जो चीज है उसके ना होने पर किसी को विश्वास दिलाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो झूठ है
उसके सच होने पर किसी को विश्वास दिलाया जा रहा है, या फिर जो सच है उसके झूठ होने पर किसी को अगर विश्वास दिलाया जा रहा है, तो यही चीज तो डिसेप्शन है। साथ ही डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अगर डिसऑनेस्टली तथ्यों को छुपाया जाता है तो ये चीज भी डिसेप्शन है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर एक्टिव कंसीलमेंट किया जाता है फैक्ट का तो ये चीज फ्रॉड होती है, और डिसेप्शन का तो मतलब ही फ्रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपनी कोई जमीन किसी को बेच रहे हो जो कि ऑलरेडी आपने मोर्टगेज करी हुई है, बिना उसको ये तथ्य बताए, तो तब माना जाएगा कि आपने क्या किया है, आपने डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट किया है फैक्ट का, यानी आपने डिसेप्शन किया है। बट यहां पर ना एक चीज और आपने ध्यान देनी है, एक प्रिंसिपल आता है कैविएट एम्प्टर, यानी कि विक्रेता सावधान। मतलब कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदने गए हो तो आपकी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी जांच परख करो खुद से, बिकॉज बीइंग बायर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो बायर की ड्यूटी होगी, लेकिन वहीं जो सेलर है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बायर उससे कुछ पूछे तो वो छुपाए ना, जो पूछा जा रहा है उसका सही सही जवाब दे। छुपाएगा तो तब ये चीज डिसेप्शन है। डिसेप्शन का होना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इज इसेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। दूसरी चीज है क्या, कि किसी पर्सन को डिसीव करके क्या किया जा रहा है, फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जा रहा है कि वो क्या करे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, या फिर किसी प्रॉपर्टी को रखने देने की कंसेंट दे, या फिर इंटेंशनली इंड्यूस किया जाता है कोई चीज करने के लिए जो कि धोखे में पड़ा हुआ पर्सन अगर धोखे में नहीं पड़ा हुआ होता तब वो नहीं करता, या फिर इंटेंशनली इंड्यूस किया जाता है कोई चीज ना करने के लिए जो कि धोखे में पड़ा हुआ पर्सन अगर धोखे में पड़ा हुआ नहीं होता तो तब वो करता वो चीज जिसका ओमिशन उससे करवाया जा रहा है। और डिसीव करके इंटेंशनली जो एक्ट करने के लिए या जो ओमिशन करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है उससे डैमेज या फिर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हार्म होता है या फिर हो सकता है, तो तब ये कहा जाता है कि ये जो ऑफेंस किया गया है यह है चीटिंग वाला ऑफेंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें चीटिंग वाले ऑफेंस के, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि ए ना जेड को किसी आर्टिकल का गलत सैंपल दिखाता है ताकि जेड को वो इस धोखे में रख सके कि जो वो सैंपल दिखा रहा है वो किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का ही है, और इस धोखे में आके जेड उसको परचेस करने के लिए इंड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, ए ने किया है चीटिंग वाला ऑफेंस। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जो ए है वो एक फेक डायमंड गिरवी रखता है जेड के पास, जेड को धोखे में डालकर ताकि जेड जो है वो उसके बदले में पैसा उधार देने के लिए इंड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने किया है चीटिंग वाला ऑफेंस। एक और एग्जांपल देखो, ए जेड को डिसीव करता है ये विश्वास दिलाकर कि जो पैसा वो उससे उधार ले रहा है वो उसको वापस कर देगा, बट एज सच उसका इंटेंशन नहीं है पैसा वापस करने का, बट इस झूठे विश्वास में डालकर वो क्या कर रहा है, जेड को इंड्यूस कर रहा है ताकि जेड उसको दे दे पैसा उधार। तो ए ने क्या किया है, चीटिंग वाला ऑफेंस किया है। बट जरूरी चीज ये है कि अगर लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है कोई तो इट डजंट मीन कि उसने चीटिंग वाला ऑफेंस कर दिया है। जरूरी चीज ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंटेंशन होनी चाहिए कि भले ही पैसा ले रहे हैं लेकिन वापस नहीं करेंगे, तब वो चीज बन जाएगी एम्प्टी प्रॉमिस, जो कि इक्विवेलेंट होता है डिसेप्शन के, यानी खोखले वादे, ऐसे वादे जिनको परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन ही ना हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यहां तक आपको चीटिंग वाला ऑफेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे चीटिंग की पनिशमेंट की। सबसेक्शन 2 सेक्शन 318 का चीटिंग वाले ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है कितनी, इंप्रिजमेंट अप टू 3 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। ये सेम पनिशमेंट हमने देखी थी कहां पे, सेक्शन 317 के सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 318 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर फिड्यूशरी रिलेशन में रहते हुए चीटिंग करी जाती है, यानी कि जो पर्सन चीटिंग कर रहा है वो अगर ये जानता है कि ऐसा करके ना वो क्या कर सकता है, किसी ऐसे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा सकता है जिसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में वो बाउंड है बाय द लॉ और अंडर एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट के साथ चीटिंग कर दे, या फिर अगर जो ट्रस्टी है
ट्रस्ट का, वो ट्रस्ट के बेनिफिशियरी के साथ चीटिंग कर दे, तो तब ये माना जाएगा कि चीटिंग करी गई है फिड्यूशियरी रिलेशन में रहते हुए, और उसके लिए पनिशमेंट कितनी प्रिस्क्राइब है, इम्पिचमेंट अप टू 5 ईयर, या फिर फाइन, या फिर बोथ। मतलब वही वाली पनिशमेंट जो दे रखी है कहां पर, सेक्शन 316 के सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 319 के सबसेक्शन 2 में। यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जनरल पनिशमेंट है, यहां पर चीटिंग बाय पर्सोनेशन की ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, 5 साल, फाइन या फिर बोथ। सेक्शन 318 का सबसेक्शन 4 वही वाला सेक्शन है जो आईपीसी में होता था, सेक्शन 420 420 वाला सेक्शन। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई चीटिंग करता है और चीटिंग करके डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है डिसीव किए गए पर्सन को कि वो क्या करे, किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, या फिर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बनाए या ऑल्टर करे, या किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा या उसके किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय करे, या फिर किसी ऐसी चीज पर साइन या सील लगा कर दे जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। इस तरह से जो भी चीटिंग करता है वो लायबल होता है उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन के लिए। अब आगे जो दे रखे हैं सेक्शन 320 से लेकर 323 तक बीएनएस में, ये फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। और इन सेक्शंस की सिर्फ आप हेडिंग देखो और पनिशमेंट देखो, बाकी यहां से ऐसा कभी पूछा नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 322 जो है उसकी हेडिंग पूछी जा चुकी है एग्जाम में, जब ये आईपीसी में होता था ना सेक्शन 423 तब। अब सेक्शन 324 से 328 तक मिसचीफ वाले ऑफेंसेस दे रखे हैं। मिसचीफ को क्रिमिनल मिसचीफ, मैलिशियस मिसचीफ या वेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन है जो कि इंपावर करता है पुलिस को वेंडलिज्म रोकने के लिए। हालांकि मैं आपको हिंट दे रही हूँ, वो ना चैप्टर नंबर 12 में दे रखा है सेक्शन बीएनएसएस के। अभी वापस से अगर हम आए मिसचीफ वाले ऑफेंस पे, तो ये जो मिसचीफ वाला ऑफेंस है ये एक मैक्सिम को सपोर्ट करता है, सिक उतेरे ताउ एथ एलियम नॉन लेदेस, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करो ताकि किसी और को नुकसान ना हो या किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। ये मैक्सिम न्यूसेंस वाले जो ऑफेंस होता है ना उनका भी बेस है। तो जो मिसचीफ वाला ऑफेंस है उसके बारे में सबसे पहले सेक्शन 324 का सबसेक्शन 1 बताता है कि ये मिसचीफ वाला ऑफेंस है क्या, इसको डिफाइन करता है। ये कहता है कि मिसचीफ वाले ऑफेंस के लिए जरूरी चीज क्या है, ये मेंसरिया होना जरूरी है, और इस मेंसरिया के साथ ये एक्टस रियस होना जरूरी है। यानी कि अगर पब्लिक या किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज पहुंचाने की इंटेंशन से या फिर इस चीज का लाइक्लीहुड जानते हुए किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, किसी प्रॉपर्टी का नाश किया जाता है, या किसी प्रॉपर्टी या उसकी सिचुएशन में कोई चेंज किया जाता है ऐसा जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर यूटिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, या फिर वो प्रॉपर्टी इंजूरियसली अफेक्ट होती है, तो तब कहा जाता है कि ये जो किया गया है ये किया गया है मिसचीफ वाला ऑफेंस। और साथ ही ये चीज जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी के संबंध में ये एक्टस रियस जो भी मैंने बताए ये करके जिस पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज दिया जा रहा है वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर हो। इतना काफी है कि प्रॉपर्टी को इंजर करके किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज किए जाने का इंटेंशन किया गया है या फिर ये चीज करी गई है इसका लाइक्लीहुड जानते हुए, फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं। साथ ही जो मिसचीफ है ये वाला ऑफेंस अपनी ही प्रॉपर्टी के संबंध में भी किया जा सकता है या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में किया जा सकता है जो कि किसी और के साथ जॉइंटली ओन करी हुई है। तो ये तो हो गया मिसचीफ वाला ऑफेंस। अब इसके एग्जांपल देखो, ये क्या करता है, वॉलेंटरली जेड की वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जला देता है ताकि जेड को ना रॉन्गफुल लॉस हो। तो यहां पर ए ने क्या किया है, ए ने किया है मिसचीफ वाला ऑफेंस, जिसको हम शरारत भी कहते हैं। ये नटखट वाला ऑफेंस है और अक्सर ना प्रैंक के नाम पर इस तरह की शरारत लोग करते रहते हैं। वही जो ए है वो क्या करता है, जेड के आइस हाउस में पानी डाल देता है ताकि जो आइस है वो पिघल जाए और इससे जेड को रॉन्गफुल लॉस हो। तो यहां पर ए ने क्या किया, ए ने किया मिसचीफ वाला ऑफेंस। एक और एग्जांपल देखो, ए क्या करता है, जेड की अंगूठी नदी में फेंक देता है
ताकि जेड को ना रॉन्गफुल लॉस हो। तो ए ने क्या किया है, ए ने मिसचीफ वाला ऑफेंस किया है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के या फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अगर फाड़ दिया जाए, किसी की स्पीच के वर्ड्स को चेंज कर दिया जाए, जैसे कि 3 इडियट में हुआ था, चमत्कार का बलात्कार नहीं कर दिया था, या फिर वाटर कनेक्शन की जो पाइप हैं उनको कट कर दिया जाता है ताकि जो वाटर सप्लाई है वो ना हो पाए, किसी की क्रॉप्स को डैमेज कर दिया जाता है, एयरक्राफ्ट के इंजन को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो एयरक्राफ्ट है उसकी यूटिलिटी रिड्यूस हो जाए, वो यूजलेस बन जाए। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें मिसचीफ वाला ऑफेंस है जो कि सेक्शन 324 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में पनिशेबल है 6 महीने तक के कारावास के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर मिसचीफ वाला ऑफेंस कमिट करके लॉस या डैमेज किया जाता है किसी प्रॉपर्टी का, जिसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या फिर लोकल अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्लूडेड है, तो तब कितनी पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 1 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। अब ये चीज ना आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ो कि क्या चीज है जो मिसचीफ नहीं होगी। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर मिसचीफ के जरिए लॉस और जो डैमेज किया गया है वो कितने का है, वो है 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का, तो तब जो मिसचीफ किया है वो लायबल होगा 2 साल तक के इम्प्रिजमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर मिसचीफ करके जो लॉस या डैमेज किया गया है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो तब पनिशमेंट कितनी मिलेगी, इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। और ये 5 साल फाइन या फिर बोथ, ये वाली पनिशमेंट हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कौन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 316 सबसेक्शन 2, सेक्शन 318 सबसेक्शन 3, सेक्शन 390 सबसेक्शन 2, ऐसे रिलेट कर करके याद करना है। ओके, सेक्शन 324 का सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि अगर मिसचीफ किया जाता है प्रिपरेशन करके, किस चीज की, किसी पर्सन की डेथ कॉज करने की, किसी पर्सन को हर्ट करने की या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की प्रिपरेशन करके, या इनमें से किसी भी चीज का डर देने की प्रिपरेशन करके, तो तब पनिशमेंट मिलेगी 5 साल की सजा प्लस फाइन। आगे जो ऑफेंसेस दे रखे हैं मिसचीफ से रिलेटेड सेक्शन 325 में, 326 में, 327 एंड 328 में, इनको जस्ट एक बार थोरोली पढ़ लेना और ज्यादा से ज्यादा इनकी हेडिंग और थोड़ा पनिशमेंट वगैरह देख लेना। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लास्ट ऑफेंस बचा है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसकी वेरियस फॉर्म्स हैं क्या क्या, जैसे कि हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, एंड इनकी भी और वेरियस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 329 से लेकर 334 तक के प्रोविजन में। और आपको ना एक सेक्शन और ध्यान करना है, सेक्शन 35 बीएनएस का, जहां पर हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अपने या दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो मिला हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिन ऑफेंसेस के अगेंस्ट मिला हुआ है उन ऑफेंसेस में से क्रिमिनल ट्रेसपास भी एक है। कौन कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट मिला हुआ है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। और जो ट्रेसपास होता है वो 2 तरीके का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में बेसिकली ये सिविल रॉन्ग जैसा माना जाता है, किसी की प्रॉपर्टी में कोई अगर ट्रेसपास कर रहा है तो दैट पर्सन क्या कर सकता है, ट्रेसपासर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कंपनसेशन का, डैमेजेस का। वही क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या होता है, ट्रेसपास किया जाता है किसी क्रिमिनल इंटेंट के साथ, यानी कि मेंसरिया के साथ, जो कि हम देखेंगे सेक्शन 329 के सबसेक्शन 1 में। अभी बस इतना समझ लो कि ट्रेसपास अगर क्रिमिनल इंटेंट के साथ किया जा रहा है तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई के घर में एंट्री लेता है बिना वाई की परमिशन के, क्यों, ताकि वो वाई के ग्रैंडफादर की एंटिक वॉच चुरा सके, और एक्चुअल में वो ये चीज कर देता है, तो तब जो एक्स है वो लायबल होगा थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए भी और साथ ही क्रिमिनल ट्रेसपास वाले ऑफेंस के लिए। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या किया जाता है, बिना किसी लीगल राइट, अथॉरिटी या इम्प्लाइड इन्विटेशन के, यानी कि बिना किसी परमिशन के अगर किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री ली जाती है तो वो चीज ही तो है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 329 के सबसेक्शन 1 में एंड पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 329 के सबसेक्शन 3 में। तो क्या डेफिनेशन दे रखी है क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो कह ये रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर एंट्री ली जाती है, या फिर लॉफुली वहां पर गए थे बट अनलॉफुली वहां पर रुका जाता है, काहे 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 ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन से, या फिर जिस पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उस पर्सन को इंटिमिडेट, बोले तो धमकाने के इंटेंशन से, या इंसल्ट करने के इंटेंशन से, या फिर एनॉय करने के इंटेंशन से। तो जो कोई भी ऐसा करता है
कहा जाता है कि वो किया है क्रिमिनल ट्रेसपास वाला ऑफेंस। तो क्रिमिनल ट्रेसपास वाले ऑफेंस के लिए ये चीज क्या है, एक्टस रियस, और ये है मेंस रिया। बाकी ध्यान ये रखना है कि जो एंट्री ली जा रही है वो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, फिजिकली एंट्री ली गई होनी चाहिए, आत्मा को नहीं भेजा गया होना चाहिए। शरीर घर पे पड़ा है, आत्मा भेज रहे हो किसी की लैंड पे, ऐसा थोड़ी होगा। फिजिकल एंट्री होनी चाहिए, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए। किसी की जमीन है, दूर खड़े खड़े उस जमीन पे पत्थर फेंक के मार दिया, एंट्री पत्थर ने ली है, किसी ह्यूमन बीइंग ने थोड़ी ली है, तो तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। हालांकि वो कोई और सा ऑफेंस हो सकता है, बट क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। और जिस प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल ट्रेसपास किया जा रहा है, इस पर्सन के वो पोजेशन में है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर हो। साथ ही जिस प्रॉपर्टी पर किया जा रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लाइक कार, बोट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका क्रिमिनल ट्रेसपास वाला ऑफेंस। और इसके लिए पनिशमेंट कितनी प्रिस्क्राइब है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 मंथ, या फिर फाइन अप टू 5,000 रुपीज, या फिर दोनों। वहीं अगर क्रिमिनल ट्रेसपास वाला ऑफेंस जो भी हमने देखा सेक्शन 329 के सबसेक्शन 1 में, ये किया जाता है कहां पर? ऐसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में जो कि ह्यूमन लिविंग के लिए, ह्यूमन निवास स्थान के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि घर या फिर हॉस्टल वगैरह हो गए, या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग में किया जाता है जो कि वर्शिप के लिए यूज करी जाती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या फिर किया जाता है किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी बिल्डिंग में जो कि यूज की जाती है प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए। तो तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं रहता है, बल्कि ये उससे अपर रैंक वाला ऑफेंस बन जाता है, यानी कि बन जाता है हाउस ट्रेसपास। और ये जो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास किया जा रहा है, इसके लिए इतना काफी है कि अगर ट्रेसपासर का जो बॉडी है उसका कोई भी पार्ट अ लिटिल बिट भी अगर एंट्री ले ले, लाइक हल्का सा भी उसने कदम रख दिया, तो हो गया ये हाउस ट्रेसपास वाला ऑफेंस, जो कि डिफाइन है सेक्शन 329 के सबसेक्शन 2 में। और इसकी पनिशमेंट दे रखी है सबसेक्शन 4 में। कितनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है? 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, या फिर 5,000 रुपीज, या फिर दोनों। साथ ही आपने एक रिसेंट का केस ध्यान रखना है, सोनू चौधरी वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2024 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट में नहीं किया जा सकता है हाउस ट्रेसपास वाला ऑफेंस, क्योंकि रेस्टोरेंट ना तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किए जाने वाली जगह है, ना ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, ना ही कोई ऐसी जगह है जो कि प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज की जाती हो। ये तो ऐसी जगह है जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होती है ना, इसलिए यहां पर हाउस ट्रेसपास नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहां पर किया गया ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास वाला ऑफेंस नहीं होता है। सेक्शन 330 एंड 331, ये दोनों सेक्शन हम बाद में देखेंगे। अब सीधे आ जाओ सेक्शन 332 ऑफ बीएनएस पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हाउस ट्रेसपास किया जाता है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसके लिए डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है, तो तब जो हाउस ट्रेसपासर होगा वो लायबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, या फिर उतने रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा, प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर जो हाउस ट्रेसपास किया गया है वो किया गया है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो तब ट्रेसपासर लायबल होगा कितने इम्प्रिजमेंट के लिए? उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर जो हाउस ट्रेसपास किया गया है वो किया गया है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसके लिए इम्प्रिजमेंट वाली सजा प्रिस्क्राइब है, तो तब जो हाउस ट्रेसपासर है वो लायबल होगा उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 2 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन वाले ऑफेंस के लिए। वाइजो ये चीज क्लियर कर रहा है कि जो ऑफेंस कमिट करने के लिए हाउस ट्रेसपास किया गया है, अगर वो थेफ्ट वाला ऑफेंस है, तो तब ट्रेसपासर लायबल होगा 7 साल तक के इम्प्रिजमेंट के लिए। सेक्शन 333 बीएनएस का ये बताता है कि अगर हाउस ट्रेसपास किया जाता है कैसे? किसी पर्सन को हर्ट, असॉल्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की प्रिपरेशन करके, या फिर किसी पर्सन को इनमें से किसी भी चीज का डर देकर इंटिमिडेट करने की प्रिपरेशन करके, तो तब जो हाउस ट्रेसपासर है वो सेक्शन 333 ऑफ बीएनएस के तहत लायबल होगा उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 7 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन के लिए।
और ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पर भी लिखा है ना इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, वहां पर इम्प्रिजमेंट का टाइप सिंपल या फिर रिग्रेस हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 333। अब बीच की जो सेक्शन है 330 एंड 331 वो देखते हैं हम। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर है कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो एक वाइडर टर्म है और उसका अपर रैंक है, उसका एग्रावेटेड फॉर्म है हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का एग्रावेटेड फॉर्म क्या क्या है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग हाउस ट्रेसपास डिफाइन किया गया है सेक्शन 330 के सबसेक्शन 1 में, वहीं हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 2 में। लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है जिस बिल्डिंग, टेंट या वेसल में हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है वो अगर किया इस तरीके से जा रहा है ताकि जो पर्सन ट्रेसपासर को बाहर निकालने का, इजेक्ट करने का राइट रखता है, उससे अपनी मौजूदगी को छुपाते हुए हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, ऐसे प्रिकॉशंस बरत के ताकि ये पर्सन को पता ना चले। तो इस तरीके से किया जाने वाला हाउस ट्रेसपास होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, यानी कि हाउस ट्रेसपास इन सरपटिशियस मैनर, मतलब अपनी मौजूदगी को छुपाते हुए हाउस ट्रेसपास करना ही होता है क्या? लर्किंग हाउस ट्रेसपास। सबसेक्शन 2 में हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है। कह ये रहे हैं कि यहाँ पर जो तरीके मेंशन है इनमें से किसी भी तरीके के जरिए किसी घर में एंट्री ली जाती है या किसी घर से बाहर निकला जाता है और इस तरीके से किया जाता है अगर हाउस ट्रेसपास, तो तब वो हाउस ट्रेसपास नहीं रहता है, वो बन जाता है हाउस ब्रेकिंग वाला ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज करी जा रही है खुद या किसी अकम्प्लिस के सहारे, कोई नया रास्ता बना के या कोई ओपनिंग यूज करके जो कि खुद बनाई है या अकम्प्लिस ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में एंट्री मारने के लिए क्या किया गया है, पास में जो ग्राउंड वाला एरिया है वहां से छोटी सी गुफा बनाई गई है जो उस घर के अंदर एंट्री को कनेक्ट कर रही है, या फिर घर की कोई दीवार तोड़ के अंदर जाया जा रहा है, तो ये हाउस ब्रेकिंग है। या फिर ये चीज की जाती है किसी ऐसे रास्ते के जरिए जो कि ह्यूमन एंट्री के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में एंट्री ली जा रही है, घर के बाहर जो पाइप्स बने हुए हैं उनके सहारे चढ़ के, या जो खिड़कियों के छज्जे होते हैं ना उन पे लटक लटक के घर के अंदर जा रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल रहे हैं। या फिर ये चीज की जाती है कोई ऐसा रास्ता खोल के जो कि ऑक्यूपायर के द्वारा एंट्री के लिए इंटेंड ही नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, घर का कोई बैक डोर है जो कि ऑक्यूपायर ने बंद किया हुआ है, वहां से किसी का भी वो आना जाना अलाउ ही नहीं करता है, तो तब भी ये चीज मानी जाएगी हाउस ब्रेकिंग। इसके अलावा अगर क्या किया जाता है, किसी घर में एंट्री ली जाती है या किसी घर से बाहर निकला जाता है कोई लॉक तोड़ के, तब ये भी चीज आपकी हाउस ब्रेकिंग है, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग है। या फिर एंट्री ली जाती है या बाहर निकला जाता है, कैसे? किसी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करके या किसी पर्सन को असॉल्ट करने की धमकी देकर। या फिर अगर कोई रास्ता एंट्री के अगेंस्ट सिक्योर किया गया था ताकि एंट्री ना ली जा सके, ऐसे रास्ते के जरिए एंट्री ली जाती है या ऐसे रास्ते के जरिए बाहर निकला जाता है, कैसे? ट्रेसपासर या फिर उसका साथी खुद वो रास्ता बनाते कैसे हैं? कोई भी चीज जो वहां पर है उसको अनफासन करके, लाइक जैसे कि जो दरवाजा है जो एंट्री को रोकने के लिए लगाया गया है उसके नट बोल्ट ही खोल दिए, खिड़की है उसके नट बोल्ट खोल के वहां से निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी अगर हाउस ट्रेसपास किया जाता है तो तब वो बन जाता है हाउस ब्रेकिंग। अब यहाँ पर आप जितने भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं हाउस ब्रेकिंग के, टिक करके पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है। सेक्शन 331 लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, इन दोनों ऑफेंसेस की जनरल पनिशमेंट एंड स्पेसिफिक पनिशमेंट बताते हैं। तो जनरल पनिशमेंट क्या है? जनरल पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर प्लस फाइन। वहीं अगर ये ऑफेंसेस किए जाते हैं सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले, तो तब कितनी पनिशमेंट मिलती है? इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 ईयर प्लस फाइन। एंड सेम पनिशमेंट तब मिलती है जब ये वाले ऑफेंस कमिट किए जाते हैं कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसके लिए सजा प्रिस्क्राइब है इम्प्रिजमेंट, तो तब ट्रेसपासर को कितनी सजा मिलेगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 ईयर प्लस फाइन।
वहीं अगर ये चीज करी जाए सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले तो तब सजा मिलेगी इम्पिचमेंट अप टू 5 ईयर प्लस फाइन। वहीं अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए किए गए थे वो था थेफ्ट वाला ऑफेंस, तो तब सजा मिलेगी ट्रेसपासर को 10 साल तक की। और अगर ये चीज करी गई सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले तो तब ट्रेसपासर को मिलेगी सजा 14 साल तक के कारावास की। वहीं अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग वाला जो ऑफेंस है वो कमिट किया जाता है किसी को हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की प्रिपरेशन करके या इनमें से किसी भी चीज का डर देने की प्रिपरेशन करके, तो तब जो ट्रेसपासर है वो लायबल होता है उतने इम्पिजमेंट के लिए जो कि 10 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन। वहीं अगर ये सेम चीज करी जाती है सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले तो तब ट्रेसपासर लायबल होता है उतने इम्पिजमेंट के लिए जो कि 14 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग वाला ऑफेंस जो किया गया है उसकी वजह से किसी को ग्रीवस हर्ट कॉज हो जाता है या फिर किसी की डेथ कॉज करने का या किसी को ग्रीवस हर्ट कॉज करने का अटेम्प्ट किया जाता है, तो तब जो ट्रेसपासर रहेगा वो लायबल होगा इम्पिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने इम्पिजमेंट के लिए जो कि 10 साल तक का हो सकता है प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर ये चीज की जाती है जब किया जा रहा था लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग, कब? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो हर एक पर्सन जो कि जॉइंटली कंसर्न है इस ऑफेंसेस से लायबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 10 सालों तक का हो सकता है या जिसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 332 एंड 333 ये दोनों सेक्शन हमने बीच में डिस्कस कर लिए थे। अब सीधे आ जाओ सेक्शन 334 पे जो कि डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, इस ऑफेंस के बारे में बात करता है। और इसके बारे में सबसे पहले तो ये कहता है कि अगर कोई रिसेप्टिकल है जिसमें कोई प्रॉपर्टी है या फिर जिसके बारे में आपको पता है कि कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है ज्वेलरी का, ठीक है, तो अगर आप उसको ओपन करते हो या अनफसन करते हो, लाइक जैसे कि उस पे एक ताला टाइप सा लगा हुआ है तो वो खोल के उसको आप ओपन कर रहे हो, और ऐसा क्यों कर रहे हो? डिसऑनेस्टली या फिर मिसचीव करने की इंटेंशन से, तो तब कहा जाएगा कि आपने जो ऑफेंस किया है वो है सेक्शन 334 सबसेक्शन 1 वाला ऑफेंस, सबसेक्शन 1 वाला ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर आप किसी ऐसे रिसेप्टिकल को, किसी ऐसे डब्बे को खोलते हो जो कि आपको भरोसे के साथ दिया गया था कि इसको जरा संभाल के रखना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हो और जो मकान मालिक है उनका ना कोई सामान रखा हुआ है लॉक लगा के, लाइक कोई संदूक है उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ है आपके रूम में और आपसे बोला है कि ये मत खोलना, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको नहीं खोलना है, आपने खोल दिया डिसऑनेस्टली या फिर मिसचीव करने की इंटेंशन से, तो तब सबसेक्शन 2 में जाओगे। कितनी पनिशमेंट के लिए? 3 साल तक के कारावास के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्या, जैसे कि जो जीनू है वो पिलग्रिमेज पर जा रही थी, यात्रा पर जा रही थी, और उस दौरान वो अपनी ज्वेलरी का बॉक्स अपने बेस्ट फ्रेंड अम्मू को देकर जाती है और अम्मू ना डिसऑनेस्टली या फिर मिसचीव करने के इंटेंशन से उस बॉक्स को खोल लेता है जबकि मैंने उसको बोला था कि इसको खोलना नहीं है, तो तब जो अम्मू है वो लायबल होगा सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 334 के। सबसे फनी चीज मुझे पता क्या लगती है, ये वाली जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, क्योंकि अक्सर लोग ना ऐसा शरारत करने के लिए ही करते हैं। किसी ने बोला कि ये चीज नहीं खोल के देखनी है तो दिमाग में अलग ही चुल मच जाएगी कि हम इसको क्यों ना खोले। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 17 है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस वाला वो पूरा होता है कंप्लीट। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल है स्टडी को विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो, या फिर ऐसा ही कर लिया करो जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनका आंसर कर दो। उसकी वजह से ना क्या होगा, आपको चीजें लर्न होगी, जो चीज पूछी जाती है ना उनका आंसर किया करो कमेंट सेक्शन में। सिर्फ जो वीडियो है वो देख लिया हो गया ऐसे नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी चलाना पड़ता है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करने हैं, बीएनएस, बीएसए, टीपीएस, सीपीसी और काफी सारे सब्जेक्ट हैं, आप चेक कर सकते हो
मेरा व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है उसको सेव करके उसकी प्रोफाइल में जाकर वहां पर आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, उनके सैंपल, उनके प्राइस, कौन से सब्जेक्ट हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट पीडीएफ में अवेलेबल है, वो सब जानकारी वहां पर मिल जाएगी। जो भी हार्ड कॉपी वगैरह होती है मैं वो मंडे को डिस्पैच करवाती हूँ, इसलिए मंडे से पहले कभी भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मंडे की सुबह 8 बजे ऑर्डर डिस्पैच करवा दिए जाते हैं। बस शर्त यह है कि मंडे को कोई सरकारी छुट्टी ना हो, अगर सरकारी छुट्टी होती है तो फिर नेक्स्ट डे। ओके।